नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे नवमांश कुंडली के बारे में कि नवमांश कुंडली क्या होती है और वो किस तरह से हम उसको देखते हैं और वो किस तरह से काम करती है। दो लोग जिनकी कुंडली बिल्कुल एक जैसी हो लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है वो अलग होता है। एक को बहुत सफलताएं मिल सकती है और दूसरे के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम D9 चार्ट से हम ये देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि D1 चार्ट में तो कई चीजें जो होती है वो स्पष्ट रूप से हम उसके योगास के बारे में बता देते हैं, हम प्रिडिक्शंस दे देते हैं कि ऐसा होने की संभावना है या ऐसा होगा। लेकिन D9 कुंडली को जब हम देखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि ऐसा ही होगा। और ऐसा क्यों होगा उसके पीछे के आंसर भी हमें D9 कुंडली से मिल जाते हैं। तो हम अब ये समझते हैं कि ये जो D9 चार्ट है ये कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। ये खाली हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि ये एक सपोर्टिव चार्ट है, बल्कि ये चार्ट जो है वो बहुत गहराई तक दिखाता है काफी सारी चीजों को। लाइफ की काफी चीजों को बहुत गहराई से समझने में मदद करता है। वो सेल्फ के बारे में भी मदद करता है, इंसान की शादी शुदा जिंदगी के बारे में भी समझने में मदद करता है। सबसे पहले समझते हैं कि नवमांशा क्या होता है। नवम यानी कि नवम मतलब नौवां हिस्सा, और आंशा यानी कि अंश। इसका अर्थ ये होता है कि एक राशि को जब 9 समान भागों में बांटा जाता है तो इसे नवमांशा कहते हैं। ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती है और हर राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। जब हम एक राशि के 30 डिग्री के भाग को 9 भागों में बांटते हैं तो हर भाग होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, जिसे हम नवमांशा कहते हैं। इस तरह पूरे जो 360 डिग्री अंश जो होते हैं राशि चक्र में, वो कुल 108 नवमांश होते हैं। और ये 108 जो है वो वैदिक ज्योतिष के अंदर में बहुत ही पवित्र माना गया है इस नंबर को। जैसे जाप माला में 108 मोती होते हैं, और जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसको 108 बार करते हैं। इस तरह से इसको आध्यात्मिक गणित कहा जाता है। कि अब जो नेक्स्ट है वो है कि नवमांश चार्ट जरूरी क्यों है। नवमांश चार्ट इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा है D1 चार्ट के अंदर में, कि मंगल उच्च का है तो वो एक अच्छा फल देगा। और जितने भी मंगल से रिलेटेड उसके कारक तत्व है उनके सबके अच्छे फल आएंगे। तो इस तरह से। और जब हम D9 चार्ट में अगर देखते हैं जो कि नवमांश कुंडली होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि मंगल कौन सी राशि में स्थित है। अगर मंगल D9 चार्ट के अंदर में मेष राशि में ही है तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा और वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और अगर वो D9 चार्ट के अंदर में अपनी शत्रु राशि में है या फिर वो नीच का हो गया, मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो अगर उस राशि में वो चला गया तो वो नीच का है, यानी कि वो कमजोर हो गया। तो ये हमें नवमांश कुंडली से पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो मंगल के रिजल्ट हैं, अगर तो वो नवमांश कुंडली में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी मित्र राशि में, या अपने ही वर्गोत्तम कंडीशन में बैठा है, तब तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर D9 में वो नीच में हो गया या गलत कंडीशन में बैठ गया, गलत राशि में बैठ गया जो कि उसकी फ्रेंडली राशि नहीं है, और उसमें बल नहीं हुआ क्योंकि वो कमजोर है, तो फिर मंगल के ओवरऑल रिजल्ट उसकी लाइफ में, जिसके भी चार्ट में ये ऐसा होगा अगर हम देखते हैं, तो उसको मंगल के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। मंगल से रिलेटेड उसके कारक तत्वों के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और वो जो भाव लेके बैठा होगा उन भावों से रिलेटेड भी रिजल्ट उसको अच्छे नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम नवमांश चार्ट में ये चीज देखते हैं। ग्रहों में कितना इनर स्ट्रेंथ है ये नवमांश कुंडली दिखाती है, D9 चार्ट दिखाता है। जन्म कुंडली केवल ये दिखाएगी कि ये होने की संभावना है, लेकिन नवमांश कुंडली है वो क्लियर कर देगी कि सच में ये चीज होगी कि नहीं होगी, और उसमें कितनी गहराई है और वो कितना ही सच है।
कितनी सत्यता उसमें है, वो उजागर करती है नवमांश कुंडली। इसलिए जब हम कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसका जो समय है, जो बर्थ का समय है किसी भी पर्सन का, एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अगर 2 या 3 मिनट का कोई भी चूक होगा तो पूरी तरह से नवमांश जो है वो बदल जाएगा। तो D1 कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। दुनिया जो है वो हमें किस नजर से देख सकती है, और D9 कुंडली से हम ये जानते हैं कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, और हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे होंगे, धर्म मोक्ष और जीवन, और उच्चतम हमारा जो है वो लक्ष्य क्या है, हम D9 कुंडली से जान सकते हैं। इसीलिए जब देखते हैं कि जो पुराने जो जो वैदिक ज्योतिषाचार्य होते थे, वो D9 देखकर ही भविष्यवाणी करते थे। कोई भी भविष्यवाणी अगर उनको करनी होती थी तो वो D9 देखकर करते थे। D1 तो हमें सारा ऊपर ऊपर का बता देता है कि आपका शरीर कैसा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे नहीं, करियर कहाँ किस फील्ड में होगा, फैमिली कैसी होगी, कैसे कमाएंगे, क्या कर्मा रहेगा, और आपकी समाज में छवि कैसी होगी, और सांसारिक आपके अनुभव कैसे होंगे, आप क्या फील करेंगे। ये सारी चीजें तो D1 दिखाता ही है। और D9 जो होता है वो उसकी डिटेलिंग बताता है, वो अंदर तक बताता है कि आप वास्तव में कौन है। और जब इन दोनों को मिला के प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेट होती है। और दोनों चार्ट को अच्छे से देख के और का तालमेल अच्छे से बिठाना बहुत जरूरी होता है दोनों चार्ट का। मान लो अगर आपकी कुंडली में D1 कुंडली में अगर बृहस्पति उच्च का है, यानी कि हम ये कहेंगे कि आप बहुत धार्मिक होंगे, ज्ञानवान होंगे, कि समाज में बहुत पहचान होगी, बहुत लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वही गुरु D9 में नीच का हो गया तो क्या होगा, इसका मतलब होगा जो जुपिटर है उसका रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से स्थायी तरीके से नहीं आएगा। कि गहराई जो है वो हम D9 कुंडली से ही बात करेंगे, कि हम आदर्शों, धर्म और आदर्शों की बात करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और उतना ही आपके साथ उल्टा होगा। D1 चार्ट में तो दिख रहा है कि आप बहुत उच्च का बृहस्पति है तो आप ज्ञानवान हैं, लेकिन D9 में नीच का होने की वजह से शायद आप ज्ञान ग्रहण ना कर पाए। और जो है, आप जो धर्म और आदर्शों की बात करेंगे उसके ऊपर आप चल भी नहीं पाएंगे, पूरे तरीके से आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर D1 में शुक्र बहुत शुभ अवस्था में है लेकिन D9 में वो पीड़ित हो गया, तो हम ये कहेंगे कि संबंध तो शुरू, आपके रिलेशनशिप तो बनेंगे लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि D1 में योग तो बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन D9 में हमें पूरी तरह से पता चलता है कि वो जो योग बन रहे हैं वो फलीभूत होंगे या नहीं होंगे। इसकी पूरी क्लेरिफिकेशन हमें D9 कर देता है। जैसे D1 में बहुत सारे अच्छे योग होते हैं, उनका होना ही एक सफिशिएंट नहीं है। जब हम D9 में देखेंगे तभी हमें वो क्लियर होगा कि वो फलीभूत होंगे या उनका जो है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये D9 क्लेरिफाई करेगा। कोई भी प्लेनेट D1 और D9 में एक ही राशि में अगर स्थित हो जाए या एक ही भाव में स्थित हो जाए तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। वो सिर्फ D1 में बलवान नहीं होगा बल्कि वो D9 में भी बलवान है, इस वजह से उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और वो रिजल्ट जो होंगे वो बहुत स्थायी तरीके से जीवन में रहेंगे। क्षण मतलब थोड़े ही टाइम के लिए वो रिजल्ट नहीं होंगे, वो रिजल्ट जो होंगे वो परमानेंट होंगे। जब जब वो ग्रह दशा में आएगा और जिस जिस भावों को वो ब्लिंक कर रहा होगा या जिन जिन भावों को वो एक्टिवेट करेगा, उन भाव से रिलेटेड रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जैसे मंगल अगर D1 में और D9 में वृश्चिक राशि में ही है, ना केवल आप में बहुत ज्यादा आप एक्टिव होंगे या आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, बल्कि एक चीज ये भी हो जाएगी कि आप जो काम के बारे में सोचेंगे उसको पूरा करेंगे, जो ठान लिया वो आप जरूर करोगे। तो वर्गोत्तम ग्रह जो है वह बहुत ही अ, अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर वो D1 और D9 में सेम राशि या सेम भाव में हो। जैसे मान लो शुक्र की बात करें, अगर वो D1 में उच्च का है और
वो D9 में नीच का हो गया, तो वो ये दिखाएगा कि पिछले जन्म में आपने शुक्र से रिलेटेड जो आपको वैभव मिला था या लग्जरी मिली थी, उन सब का आपने दुरुपयोग किया था, उसका सही से उपयोग नहीं किया था, इसलिए आपको इस जन्म में जो है सुधार करना चाहिए, आपको बहुत चैरिटी करनी चाहिए, मे बी आपने किसी की हेल्प नहीं करी हो। तो इस तरह से जो है ये ग्रह के आंतरिक रूप को दिखाती है कि एक्चुअल में ग्रह जो है वो क्या रिजल्ट देगा, D9 चार्ट दिखाता है।